हेलो स्टूडेंट्स। यह मैं हूँ झारखंड सार संग्रह का 3rd एडिशन है जो कि देव कुमार सर के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है और पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ मैं हूँ झारखंड सार संग्रह को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। और मेरा सबसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। और एक हाइप का बटन आपको दिखाई देता होगा, जहाँ लाइक बटन होगा उसी के आसपास में होगा, तो हाइप का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि वीडियो का रीच बढ़े। ठीक है। और इसको हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो 7वां नंबर चैप्टर है, झारखंड के पुरातात्विक अवशेष, और इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस सब के बारे में पढ़ना है। मेरा तबीयत आज थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन अगर आवाज़ ठीक होने का समय लेंगे तो फिर 2-4 दिन समय लग जाएगा और बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम है। तो आवाज़ को मेरा इग्नोर करके आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आवाज़ ठीक होने में 3-4 दिन लग जाएगा और 3-4 दिन में हम लोग 5-6 टॉपिक से ऊपर पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का देखिए यहाँ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये हेडक्वार्टर है, जो कि आपको थोड़ा बहुत धुंधला दिख रहा होगा। बुक में भी ये इमेज धुंधला ही है। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश के पुरातात्विक शोध एवं सांस्कृतिक विरासत की रक्षा को समर्पित एक अग्रणी संगठन है। यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले महानिदेशक भी थे। और आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली है, स्थापना वर्ष 1861 है और प्रथम महानिदेशक जो थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इतना जरूर याद रखना है। आगे बढ़िए। अब झारखंड में देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रांची अंचल झारखंड प्राचीन संस्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व ध्वंसा अवशेष के नियमित देखभाल एवं रख रखाव हेतु संपूर्ण देश को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 36 अंचलों या मंडलों में विभाजित किया गया है। रांची अंचल उनमें से एक है, यानी कि पूरे भारत भर में 36 अंचल है और रांची जो है उसका एक अंचल है, जो संपूर्ण झारखंड में स्थित राष्ट्र संरक्षित स्मारकों स्थलों का रखरखाव करता है। साथ ही संपूर्ण झारखंड में पुरातात्विक अन्वेषण शोध को संचालित करता है। इस मंडल का गठन अप्रैल 2003 में किया गया था। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड में इसका गठन हुआ था, तो अप्रैल 2003 आपसे हो सके कभी पूछ ले। अब इधर साइड में लिखा है कि वर्तमान समय में रांची मंडल के अंतर्गत कुल 13 राष्ट्रीय संरक्षण स्मारक हैं। तो याद रखिएगा कि पिछले साल जुलाई 2025 में एक और ऐड हो गया था, इसको रॉक शेल्टर हजारीबाग। तो अब यहाँ पे हम इसको 13 ना बोल करके 14 बोलेंगे। ठीक है, यहाँ 14 ठीक रहेगा। बुक अभी अपडेट नहीं हुआ है, ये 3rd एडिशन है और अभी मार्केट में यही एडिशन चल रहा है। तो अगर नया बुक आएगा तब हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा कि 13 को 14 कर लीजिए। ठीक है। वर्तमान समय में रांची मंडल के अंतर्गत 14 राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक या पुरास्थल हैं, जिनकी देखभाल एवं रखरखाव प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्व स्थल व ध्वंसा अवशेष अधिनियम 1958 के नियम एवं 1959 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। इस पर एक बार जरूर ध्यान रखिएगा कि अधिनियम 1958 का है और नियम 1959 के प्रावधानों के तहत ये चल रहा है। और 14 हमको राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक याद रखना है। 13 के बारे में किताब बढ़िया से बताया है, व्याख्या करके बताया है। और जो 14 नंबर वाला हम लोग का बच जाता है, जिसका नाम है इसको रॉक शेल्टर हजारीबाग, उसके बारे में हम आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देंगे। ठीक है। इस कॉलम को ध्यान से पढ़िए। झारखंड राज्य में झारखंड प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कलानिधि विधेयक 2016 लागू है। कौन सा? 2016 लागू है। ये सब अपने आप में एक एक क्वेश्चन है जो सीधे बन सकता है। अब चलिए एक एक करके हम लोग को जितने भी राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है उसको देखना है। तो यहाँ आपको टॉपिक में लिखा है झारखंड के राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक। पहला है जामा मस्जिद हदफ साहिबगंज। एक एक करके पढ़ते जाइए और उसके बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको याद करते जाइए। यह स्मारक साहिबगंज जिला के मंगलहाट कस्बे में बारादारी के निकट अवस्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल शासक अकबर के गवर्नर राजा मान सिंह द्वारा करवाया गया था। यह मस्जिद एक ऊंची भूमि पर बना है जिसे हदफ कहा जाता है।
यह एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ धनुष बाण के लक्ष्य से है। हदफ सामान्यतः राजमहल के बसावट का ही एक भाग था। सन 1575 ईस्वी के बाद फैली महामारी में बहुत बड़ी आबादी की मृत्यु होने एवं सन 1592 ईस्वी में गंगा के प्रवाह में बदलाव आ जाने पर गौड़ की राजधानी यहाँ स्थानांतरित की गई थी। किसकी राजधानी? गौड़ की राजधानी स्थानांतरित की गई थी। यह मस्जिद में पश्चिम की ओर एक विशाल प्रार्थना कक्ष तथा सामने की ओर कंगूरा युक्त परकोटे से घिरा हुआ एक बड़ा प्रांगण है। परकोटे के पूर्व, उत्तर एवं दक्षिण की ओर 3 द्वार हैं, जिसमें पूर्वी द्वार मुख्य प्रवेश द्वार है। यह मस्जिद का मुख्य प्रार्थना कक्ष बड़े बड़े वातायनों एवं छज्जों के प्रभाव के कारण बाहर से देखने पर 2 मंजिला प्रतीत होता है। इस कक्ष के पश्चिमी दीवार पर कई ताख बने हैं तथा गजकारी के कार्य द्वारा वानस्पतिक विन्यासों का अलंकरण भी किया गया है। इस मस्जिद की स्थापत्य विशिष्टताएं इतनी भव्य एवं मनमोहक हैं कि उस दौरान इसे गौड़ प्रदेश आज का बंगाल हो गया, ठीक है, तो गौड़ प्रदेश के किसी भी इमारत की तुलना में सबसे अधिक सुंदर एवं भव्य इमारत कहा गया था। तो ये आप पढ़े जामा मस्जिद हदफ साहिबगंज। अब दूसरा देखिए, दूसरा है संभावित भूगर्भ कक्ष एवं सुरंग सह बारादारी के ध्वंसा अवशेष साहिबगंज। हम आपको बार बार याद दिलाएंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं झारखंड के राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक जिसकी संख्या 14 है, उसमें से आप दूसरा पढ़ रहे हैं। साहिबगंज जिला के राजमहल अनुमंडल के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 80 राजमहल साहिबगंज मार्ग पर अवस्थित मंगलहाट कस्बे के निकट गंगा के सुरम्य तट एवं ऊंचे टीले पर स्थित बारादारी को नागेश्वर बाग के नाम से भी जाना जाता है। इसके निर्माण को लेकर अलग अलग विद्वानों का विभिन्न मत है। एक ओर जहां कुछ विद्वान इसके निर्माण का श्रेय राजा मान सिंह के शत्रु फतेह खान को देते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका निर्माण बंगाल के नवाब मीर कासिम अली द्वारा किया गया था। इसका प्रवेश द्वार परिसर के एक कोने में है, जिसके साथ प्रहरियों के कक्ष बने हैं। अंदर की दीवारों से जुड़े कई पंक्तिबद्ध कक्ष हैं, जिनमें प्रत्येक के साथ एक खुला प्रांगण बना है, जिसमें संभवतः महिलाओं एवं परिचारिकाओं का वास होता था। इसमें एक केंद्र कमानीदार दीर्घा है जो भीतरी आंगन में खुलता है। ऐसी मान्यता है कि इस आंगन के मध्य में लकड़ियों से बनी एक वर्गाकार इमारत बनाई गई थी, जिसे रंग महल कहा जाता था। अब तीसरा पढ़िए, असुर पुरास्थल हेंसा खूंटी। यह पुरास्थल खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड में खूंटी से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसकी पहचान सबसे पहले श्री शरद चंद्र राय ने की थी एवं उन्होंने ही इसे असुर पुरास्थल नाम दिया था। सर्वप्रथम श्री अमलानंद घोष, भूतपूर्व महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1944 ईस्वी में इस पुरास्थल का भ्रमण किया था। उनके अनुसार इस स्थल के निकट एक बड़ा कब्रगाह था, जिसमें सैकड़ों 36 पाषाण पट्टिकाओं एवं उदग्र स्तंभ लगे थे। इस पुरास्थल द्वारा बहुत ही बड़ी संख्या में हड्डियों व लाल मृदभांडों के टुकड़े प्राप्त हुए थे। श्री घोष द्वारा इस स्थल की पहचान कब्रगाह के रूप में की गई थी, जो प्रारंभिक सदियों में असुरों से जुड़ा था। तीसरा आप पढ़ लिए असुर पुरास्थल हेंसा खूंटी। अब चौथा राष्ट्रीय स्मारक पढ़िए, वो है असुर पुरास्थल खूंटी टोला खूंटी। यह पुरास्थल खूंटी जिला के पश्चिमी भाग में खूंटी सिमडेगा मार्ग के किनारे बसे जोजो टोली में स्थित है। इसकी पहचान सबसे पहले श्री शरद चंद्र राय ने 1916 ईस्वी में की थी। आगे जानकारी दिया गया है कि श्री अमलानंद घोष ने 1944 ईस्वी में इन स्थलों का पुनः सर्वेक्षण किया एवं पाया कि वहां हड्डियों के टुकड़े एवं लाल मिट्टी के रंग वाले मृदभांड के टुकड़े बिखरे हुए हैं, और मृदभांड के बारे में बताया कि भद्दे किस्म के एवं मोटे अनुभाग वाले मृदभांड हैं। इसके अलावा उन्होंने एक मिट्टी का बर्तन, मर्तबान का एक टुकड़ा एवं दोहरी पंक्तियों से बने संकेंद्रित वृत्तों के अलंकरण वाले 2 ठीकरों को भी प्राप्त किया, जो प्रारंभिक सदियों में असुरों से जुड़ा था। अब हम लोग 5वां राष्ट्र संरक्षित स्मारक पढ़ेंगे, जिसका नाम है असुर पुरास्थल सारिद केल खूंटी।
यह पुरास्थल खूंटी जिला में स्थित है, जो खूंटी तमाड़ सड़क मार्ग के किनारे तजना नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में श्री शरद चंद्र राय ने इस पुरास्थल का भ्रमण किया था एवं पाया था कि यहाँ ईंटों एवं लाल मृदभांड के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। इसके अलावा सोने की बनी कर्णभूषण एवं पाषाण के मनके भी प्राप्त हुए थे। श्री अमलानंद घोष द्वारा भी 1944 ईस्वी में इस पुरास्थल का भ्रमण किया गया था एवं सभी पुरास्थलों में इसे सबसे बड़ा बताया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रांची मंडल द्वारा वर्ष 2003-4 एवं 4-5 में इस स्थल का उत्खनन किया गया था, जिससे यहाँ एकल संस्कृति वाले बसावट का पता चला। आप 5वां पढ़ लिए, अब 6ठा चलिए। असुर पुरास्थल कुंजला खूंटी, ये भी राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। इसके बारे में मुख्य जानकारी है कि यह पुरास्थल खूंटी जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। सर्वप्रथम श्री शरद चंद्र राय ने असुर पुरास्थल कुंजला को प्रकाश में 1915 ईस्वी में लाया था। श्री अमलानंद घोष ने इस पुरास्थल के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्खनन कर संरचनाओं के अवशेष को प्रकाशित किया था। ये सारी संरचनाएं एक 4 दीवारी से घिरी थी। यहाँ से भी भद्दी बनावट व मोटे अनुभाग वाले लाल मिट्टी के रंग वाले मृदभांडों के टुकड़े प्राप्त किए गए थे। इनमें से अधिकांश चाक पर बनाए गए थे एवं कुछ हस्त निर्मित भी थे। इन मृदभांडों के अलंकरण में संकेंद्रित वृत्तों की श्रृंखला, तरंगित रेखाएं, परस्पर आवृत होते त्रिभुज तथा ठप्पे लगाकर बनाए गए आकृतियों का प्रयोग किया गया था। 7वां स्थल है असुर पुरास्थल कट्ठर टोली गोरा टोली खूंटी। यह पुरास्थल खूंटी जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दक्षिण में खूंटी चाईबासा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है। इसे सर्वप्रथम श्री शरदचंद्र राय द्वारा सन 1920 ईस्वी में उल्लेखित किया गया था। इस पुरास्थल पर ईंटों के टुकड़े एवं लाल रंग के मृदभांड के टुकड़े बिखरे पड़े थे। श्री अमलानंद घोष द्वारा 1944 ईस्वी में इस स्थल का सर्वेक्षण किया गया था एवं इसे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों से भरा हुआ पाया गया था, लेकिन सतह पर किसी भी संरचना या इमारत के अवशेष नहीं मिले थे। अगला है 8 नंबर, प्राचीन टीला कुलूगढ़ा एवं वासकोट ईचागढ़ सरायकेला खरसावां। यह पुरास्थल सरायकेला खरसावां जिला जमशेदपुर से 12 किलोमीटर पश्चिम, वहाँ पर जाइए, खरगई नदी के दाहिने तट पर यह अवस्थित मिलेगा। यहाँ पाए जाने वाले ईंटों की माप है, देखिए 1 2 3, 42 गुने 42 गुने 6 सेंटीमीटर, 36 गुने 26 गुने 7 सेंटीमीटर और 26 गुने 20 गुने 7 सेंटीमीटर। यहाँ पाए जाने वाले मृदभांडों में लाल एवं काले रंग की प्रमुखता है। मृदभांडों की शैली के आधार पर इस पुरास्थल की तिथि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल निर्धारित की जाती है। जरूर से इसका काल ध्यान रखेंगे, क्या है, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल निर्धारित किया गया है। अब 9वां नंबर है, 9 नंबर का राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक आप पढ़ रहे हैं। प्राचीन शिव मंदिर सह शिवलिंग खेकपरता लोहरदगा। यह प्राचीन शिव मंदिर लोहरदगा जिला के खेकपरता गांव में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थानीय पाषाण के टुकड़ों से बना है, जो जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में स्थित है। इस मंदिर की कुल ऊंचाई 4 मीटर है, जो बिना किसी नींव के सीधे चट्टान सतह पर बनाई गई है। इसका निर्माण 9वीं सदी में की गई थी। स्थापत्य कला बता रहा है आपको, उड़ीसा स्थापत्य कला द्वारा निर्मित रेखा देउल शैली में आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, प्राचीन सरोवर एवं मंदिरों के अवशेष बेनी सागर पश्चिमी सिंहभूम। ये भी राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है हमारे झारखंड का। यह पुरास्थल पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा से 74 किलोमीटर दक्षिण में उड़ीसा राज्य की सीमा के निकट मंझगांव प्रखंड में अवस्थित है। यहाँ अवस्थित सरोवर का निर्माण संभवतः बेनू नामक राजा द्वारा किया गया था, अतः इस स्थल का नाम बेनी सागर पड़ा। सर्वप्रथम कर्नल टिकेल द्वारा इस स्थल का भ्रमण 1840 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद जेडी बेगलर ने 1875 ईस्वी में इस स्थल का भ्रमण कर यहाँ पाई जाने वाली मूर्तियों एवं संरचनाओं के अनुसार इसे 7वीं सदी के आसपास का बताया था। तो 7वीं सदी के आसपास का कौन बता रहे हैं? जेडी बेगलर, ठीक है, तो नाम जरूर याद रखेंगे। यहाँ प्राप्त शिलालेख में प्रियंगु ध्येयम चतुर्विद्या का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है प्रियंगु नाम का एक व्यक्ति जो 4 वेदों में पारंगत था, उसको 4 वेद का ज्ञान था।
शिलालेख की लिपि ब्राह्मी एवं भाषा संस्कृत है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। भाषा पर जरूर ध्यान रखिएगा, भाषा और लिपि से क्वेश्चन पूछता है। प्राप्त अवशेष क्या क्या मिला है, तो 2 पंचायतन मंदिर के अवशेष जिसमें सूर्य, भैरव, लकुलिस, अग्नि, कुबेर की प्रतिमाएं मिली हैं। शैव मंदिर के अवशेष मिले जिसमें शिवलिंग, अग्नि, गणेश, महिषासुर मर्दिनी, सूर्य, भैरव, लकुलिस की प्रतिमाएं मिली हैं। अब 11 नंबर का जो राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है उसको पढ़िए। प्राचीन दुर्ग का स्थल रुवाम, पूर्वी सिंहभूम। यह पूरा स्थल जमशेदपुर से 28 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में टाटा मुसाबनी मार्ग पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि रुवाम नामक राजा यहाँ से शासन करता था, अतः इस स्थल का नाम रुवाम पड़ा। वर्तमान में यह टीले के ऊपर में परिवर्तित हो चुका है, जिसके ऊपर लाल रंग के मृदभांड के टुकड़े प्राप्त होते हैं। इसके निकट स्थित प्राचीन सरोवर से तांबे के अवशेष पाए गए हैं। तांबा गलाने एवं उसके औजार बनाने का मुख्य केंद्र इसको माना गया। 12 नंबर का जो आपका राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है वो है हरडीह मंदिर, रांची। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में बुंडू अनुमंडल के बुंडू तमाड़ क्षेत्र में तमाड़ प्रखंड अंतर्गत स्थित हरडीह मंदिर को पुरातात्विक स्थल एवं राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। यह रांची से 60 किलोमीटर एवं तमाड़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कांची नदी के तट पर यहाँ पर अवशेष सर्वप्रथम 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भूतपूर्व महानिदेशक श्री ए घोष, अमला घोष द्वारा देखा गया था। इस स्थल पर पाषाण व ईंट खनिज कई मंदिर थे, पाषाण व ईंट के कई मंदिर थे, ठीक है, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट है बुक में, जिनमें 2 आज भी मौजूद हैं। यहाँ काले पत्थर से बनी 16 भुजी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा भी है, जिसकी माप 1.2 मीटर इंटू 60 सेंटीमीटर है एवं वर्तमान में यहाँ बनाए गए आधुनिक मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठापित है। टीले के दक्षिण पश्चिमी कोने पर जो 2 लघु देवालय हैं वे रेखा देउल शैली में बने हुए हैं। ग्रेनाइट पत्थर से बने इन मंदिरों की उदग्र योजना में बाड़ा, गंडी एवं मस्तक का समावेश है। अब अगला पढ़िए 13 नंबर, राजमहल एवं मंदिर परिसर, नवरत्नगढ़, गुमला। नवरत्नगढ़ सिसई प्रखंड मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर एवं जिला मुख्यालय गुमला से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है। यह राज्य की राजधानी रांची से पश्चिम की ओर लगभग 75 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र के कुछ अन्य इलाकों के साथ यह स्थल नवरत्नगढ़ के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल के अंत में यह झारखंड के नागवंशी शासक की राजधानी थी। एक परंपरा में नाग राजवंश के 49वें राजा श्री महाराज रघुनाथ शाह, और इसका जो रेफरेंस है वो नागपुरिया नागवंशावली के अनुसार लिया गया है, ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में महला और मंदिर का निर्माण किया था। जबकि दूसरी परंपरा बताती है कि 45वें राजा जो थे दुर्जन साल ने राजधानी और इमारतों का निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है कि वह मुगलों द्वारा पराजित हो गए थे, उन्हें ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया गया था। हम लोग पढ़े हैं दुर्जन साल के बारे में। फिर वो हीरा के पहचान की वजह से वापस भी आ गए थे। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है तो इसको काट के पढ़िए। उसने राजा को प्रसन्न करके, और जहांगीर था वो राजा, उसने राजा को प्रसन्न करके अपनी तथा अपने जैसे अन्य राजकुमारों की रिहाई सुनिश्चित कर ली थी। मुगलों के हाथों से लौटने के बाद राजा दुर्जन साल ने 16वीं शताब्दी में 1585 ईस्वी में इस इमारत का निर्माण कराया था। देखिए इसको कटवाए क्योंकि यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, सेंटेंस नहीं बन पा रहा था, तो यहाँ से ऐसे पूरा पढ़िएगा, ठीक है, कि उसने राजा को प्रसन्न करके अपनी तथा अपने जैसे अन्य राजकुमारों की रिहाई सुनिश्चित कर ली थी। मुगलों के हाथों से लौटने के बाद राजा दुर्जन साल ने 16वीं शताब्दी में 1585 ईस्वी में इस इमारत का निर्माण करवाया था। जहांगीर के समकालीन इस महल को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। और हम्पी कहाँ है? हम्पी आपका कर्नाटक में है, ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े महल और खंडर के लिए हम्पी फेमस है, तो इसी को उपनाम की तरह से यूज़ किया गया है, झारखंड का हम्पी कहते हैं इसको। यह महल 5 मंजिला भवन है जो कंगूरा शैली दीवारों से घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, शैली पे ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन बनता है। दोनों परंपराएं कहती हैं कि राजा यहाँ केवल कुछ वर्षों तक ही रहे, ज़्यादा समय तक नहीं रहे, और राजधानी को पालकोट में स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ 3 शिलालेख मिले हैं, इनमें से 2 भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मौजूद हैं। पहले शिलालेख में बताया गया है कि यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जिसका निर्माण शाही उपदेशक हरिनाथ ने संवत 1739 या 1683 में करवाया था।
एक अन्य शिलालेख से पता चलता है कि राजा रघुनाथ ने संवत 1739 या 1683 ईस्वी में चंद्रमा की रोशनी वाले पखवाड़े के तीसरे दिन भगवान कृष्ण मंदिर का निर्माण किया था, जबकि तीसरा खोया हुआ पत्र, ठीक है, 3 शिलालेख था ना, तो 2 तो मिल गया, तीसरा कहाँ है उसके बारे में बताइए। तो बताता है कि हरिनाथ देव ने अपने भाई गोकुलनाथ के साथ मिलकर संवत 1767 या 1711 में एक मंदिर का निर्माण कराया था। अब आगे बताया गया है, नवरत्नगढ़ में 10 स्मारकीय अवशेष शामिल हैं जिन्हें दक्षिणावर्त क्रम में इस प्रकार क्रमबद्ध किया गया है। तो 10 का नाम पढ़िए। पहला है जगन्नाथ मंदिर संख्या 1, फिर दूसरा है रानी लुकाई, तीसरा कमल शाही पैलेस, चौथा योगी मठ, पांचवा तालाब, छठा रॉयल पैलेस, सातवां लोहुथापा मठ और आठवां है योनी पीठ के साथ रॉक कट शिवलिंग। 9 है गणेश की मोनोलिथिक रॉक कट मूर्तियां और फिर 10वां जो है जगन्नाथ मंदिर संख्या 2। ठीक है, अब 13 तो हो गया, 13 राष्ट्रीय स्मारक आप पढ़ लिए झारखंड का। 14 जो है उसका नाम है इसको रॉक शेल्टर हजारीबाग, उसके बारे में हम आपको थोड़ा जानकारी दे देते हैं। तो हम लोग 14 नंबर का जो राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है उसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित इसको रॉक शेल्टर भारतीय पुरातत्व और प्रागैतिहासिक कला का एक बेहद अनमोल खजाना है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है, ये जुलाई 2025 में इसको घोषित किया गया है, याद रखेंगे जरूर। स्थान कहाँ है, अगर इसका भौगोलिक स्थिति को हम लोग एक बार देखें तो यह रॉक शेल्टर हजारीबाग जिले के बड़गा गांव ब्लॉक के अंतर्गत इसको नामक एक छोटे से आदिवासी गांव के पास स्थित है। अगर इसको हजारीबाग से दूरी देखें तो यह हजारीबाग मुख्य शहर से लगभग 32 किलोमीटर पश्चिम और राज्य की राजधानी रांची से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इसका ऐतिहासिक काल और आयु देख लीजिए। तो इसका ऐतिहासिक काल जो है, अधिकांश विद्वान और पुरातत्वविद इन शैल चित्रों को मध्य पाषाण काल से लेकर ताम्र पाषाण काल का मानते हैं। ठीक है, कब से कब तक, मेसोलिथिक पीरियड से लेकर चालकोलिथिक पीरियड तक का मान रहे हैं। आयु इसका बताया गया है कि वैज्ञानिक शोध और पुरातात्विक खुदाई के आधार पर यह कलाकृतियाँ लगभग 10,000 वर्ष पुरानी मानी जाती हैं। और इसका जो अनूठा शैल कला है या विशेषताएं हैं वो एक बार देख लीजिए। अमूर्त और ज्यामितीय डिजाइन है। भारत के अन्य रॉक शेल्टरों जैसे कि भीमबेटका में आमतौर पर शिकार के दृश्य ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन इसको अपनी रहस्यमयी ज्यामितीय आकृतियों और अमूर्त पैटर्नों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, और भूल भुलैया के बारे में बताया गया है। यहाँ चट्टानों पर एक विशेष चक्राकार या भूल भुलैया जैसी आकृति बनी है। विद्वानों का मानना है कि प्राचीन आदि मानवों द्वारा बनाया गया कोई खगोलीय मानचित्र या धार्मिक अनुष्ठान का रास्ता हो सकता है। और है पशु और मानव आकृतियाँ। देखिए, जो लास्ट में जुड़ता है ना क्वेश्चन, उसके बारे में पूछता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा ही बता दें हम, लेकिन कम ना बताएं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो पुराना है उस पर तो एग्जामिनर का नज़र थोड़ा कम भी जाए, जो नया ऐड हुआ है उस पर ज़्यादा जाता है, इसलिए आप उस पर थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। पशु और मानव आकृतियाँ, यहाँ भैंसा, हिरन, बैल, मेंढक और कछुए जैसे जीवों की रेखा चित्र बने हैं। इसके साथ ही आदिम लिपियों के अंश भी दिखाई देते हैं। इन चित्रों को बनाने के लिए आदि मानवों ने गेरू, सफ़ेद और काले प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया था, जो हजारों साल बाद आज भी सुरक्षित है। तो इतना हम लोग जाने इसको रॉक शेल्टर के बारे में, जो हमारा अभी नया जुड़ा हुआ राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। अब हम लोग चैप्टर में वापस आते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, तो एक एक करके पढ़ते जाइए, क्वेश्चन इसमें पूछेगा। स्थान है पंकरी बरवाडीह, जिला हजारीबाग। पुरातात्विक अवशेष या मेगालिथिक साइट जो है उसको देखिए। हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड के पंकरी बरवाडीह में स्थित मेगालिथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ वर्ष में 2 बार 20 या 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को इक्विनोक्स का सूर्योदय देखने को देश विदेश से लोग जुड़ते हैं। इक्विनोक्स से तात्पर्य है दिन एवं रात दोनों का बराबर होना। इस दिन दिन और रात दोनों बराबर होता है। अब अगला है, थोड़ा जानकारी और दिया है, यहाँ कॉलम ऐसे नहीं बनाते सर तो अच्छा रहता है कि नहीं। यहाँ 2 खड़े पत्थर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला भी आकार बनाते हैं। ये देखिए यहाँ भी बन रहा है ना ऐसे।
इन्हीं दो पत्थरों के बीच वर्ष में 2 बार सूर्य उगता है। आप लोग को बुक में शायद धुंधला दिख रहा होगा, देखिए यही सूर्य उगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिससे एक शानदार दृश्य बनता है। अब अगला है बहरगंडा या बारहगढ़ा हजारीबाग। यहाँ से तांबे की 49 खानों के अवशेष मिले हैं और इससे पहले भी क्वेश्चन बना है। अगला है दुमदुमा हजारीबाग। पाषाण कालीन मूर्तियों के अवशेष और शिवलिंग आदि मिले हैं। हजारीबाग 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 मतलब कि हजारीबाग शहर भी तो है हजारीबाग जिला के अंतर्गत। गुलाबी बलुआ पत्थर पर बना अष्टदलीय कमल, याद जरूर रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछता है। और हजारीबाग तो बहुत राजा है इस मैटर पे, तो हजारीबाग से जो भी कनेक्ट होगा उसको तो जरूर याद रखिएगा। सरैया रहम दहांगी, ये हजारीबाग है। पाषाणकालीन पत्थर के उपकरण, पत्थर की कुल्हाड़ी एवं भाला प्राप्त हुआ यहाँ से। इसको बड़गा गांव हजारीबाग। बर्फ आयु यानी हिम एज की गहरी भूमिगत गुफा, पत्थर के बड़े खंड पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, विशाल खुला सूर्य मंदिर, गुफाएं तथा शैल चित्र दीर्घा जिसमें नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, गाय, खरगोश और अंतरिक्ष मानव के चित्र खुदे हुए हैं। इसको रॉक आर्ट को विद्वानों द्वारा मध्य पाषाण ताम्र युग का बताया गया है, जिसमें नवपाषाण युग भी शामिल है। यह यहाँ के फर्श से एकत्र किए गए पत्थर के औजारों जैसे कि माइक्रोलिथ्स, कुल्हाड़ी के सिर के आधार पर है। यहाँ आश्रय में 5 पैनल हैं जिन्हें दाईं से बाईं ओर चित्रित किया गया बताया गया है। यहाँ पेंटिंग अपनी विशेष लिपि और सिंधु लिपि को 93 अक्षरों के उपयोग के कारण बहुत ही अनोखी है। इसको गुफा संबंधित मूल रूप से सूचना जेसुइट पाद इसको थोड़ा गलत पढ़ गए, फिर से पढ़ते हैं। इसको गुफा संबंधित मूल रूप से सूचना जेसुइट पादरी फादर टोनी हर्बर्ट द्वारा 90 के दशक की शुरुआत में दी गई थी और बाद में पद्मश्री बुलु इमाम द्वारा इस पर शोध किया गया और इसे लोकप्रिय बनाया गया। स्रोत बताया गया है एंटीक्वेरियम रिमेन्स ऑफ झारखंड, जो कि बुलु इमाम के द्वारा लिखा गया है। अगला है सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग। बौद्ध मठ की 6ठी शताब्दी में निर्मित अवशेष, विशेषकर बुद्ध की 4 आकृतियों युक्त एक स्तूप एवं काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा, जिसका उल्लेख चीनी यात्री फाहियान द्वारा भी किया गया है। अब अगला है बड़का गांव मांडू रजरप्पा। ये कहाँ है? हजारीबाग एवं रामगढ़। इकट्ठा करके दे दिया है, जबकि अब हजारीबाग और रामगढ़ अलग हो गया, अलग अलग देना ठीक रहता। ठीक है, तो इसमें एक बार में पढ़ लीजिए। पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार जिनमें कुल्हाड़ी, बेधनी, खुरचनी, बेधक, तक्षणी आदि मिले हैं। दूधी नाला रामगढ़ एवं हजारीबाग। यह रामगढ़ जिला के मांडू प्रखंड में अवस्थित है, जो हजारीबाग जिला के कुछ क्षेत्रों में भी विस्तृत है। यहाँ अंतिम हिमयुग के प्रमाण एवं डायनासोर से भी पहले के जीवाश्म पाए गए हैं। और ये देखिए, दूधी नाला का भूवैज्ञानिक मानचित्र दिया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार झारखंड में इससे पुराने जीवाश्म होने के संकेत और कहीं नहीं पाए गए हैं। यह तालचेर, करहरबारी एवं बराकर जैसी 3 प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचनाओं का संगम है। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, दूध पानी अभिलेख कोडरमा तत्कालीन हजारीबाग। हाँ, पहले के समय में तो हजारीबाग ही कहलाएगा, अब कोडरमा। इस अभिलेख को एक एफ कील हॉर्न द्वारा 1894 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, जो 8वीं शताब्दी से संबंधित है। यह अभिलेख इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह पूर्व पाल काल से संबंधित है। यह अभिलेख दुमदुमा के निकट दूधपानी घाट में पाया गया था, जो बराकर नदी के उत्तर एवं झूमरी तलैये के निकट में अवस्थित है। तो इसको याद रखेंगे दूधपानी अभिलेख के बारे में। अब हंटरगंज, जो कि चतरा में है, मध्यकालीन दुर्ग के 4 दीवारी का अवशेष मिला। ओबरा चतरा मेगालिथिक यानी कि महापाषाण संस्कृति का साक्ष्य मिला है। झरिया धनबाद से पुरापाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ी एवं भाला जैसे औजार मिले हैं। बोकारो पुरापाषाण कालीन हस्तकुठार मिला है और बिरनी गिरिडीह से कॉपर प्लेट मिले हैं। ठीक है, बिरनी पड़े गिरिडीह, कॉपर प्लेट। पांडु पलामू ईंट की दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार व 4 पाया वाले पत्थर की चौकी, जिसे पटना संग्रहालय में रखा गया है। ये याद रखिएगा, पांडु पलामू, इससे एक क्वेश्चन बना था। पलामू, ठीक है। तीनों पाषाण कालों के औजार मिले। भवनाथपुर गढ़वा जो है, हिरन, भैंसा आदि पशुओं के आखेट यानी शिकार के चित्र, प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं व शैल चित्र। देखिए, इसको एक बार में याद करिएगा तो नहीं होगा, धीरे धीरे याद हो जाता है। जैसे कि इसको एक बार पढ़ लीजिए, जितना चीज़ आपके मन में याद हो जाता है, बैठ जाता है, उसको बैठा लीजिए।
फिर क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन देखेंगे 4 ऑप्शन में टिक लगा लेते हैं तो ठीक है, नहीं लगा पाते तो फिर उसको याद कीजिए। इस तरह से धीरे धीरे याद होगा। एक बार में ये चैप्टर कभी नहीं याद होता, और ये भी मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा इससे क्वेश्चन। अब है चोका हाथू रांची, इसको शोक भूमि कहते हैं, ठीक है। यह मेगालिथिक साइट रांची जिला के सोनाहातू प्रखंड के चोका हातू नामक स्थान में स्थित है। चोका हातू को स्थानीय भाषा में शोक की भूमि कहते हैं। अब इस टाइप का जो रहेगा वो आपको याद हो जाएगा पहली बार में ही, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसके बारे में जानकारी थोड़ा कम कम रहता है उसको रटने में थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। यह लगभग 7 एकड़ में विस्तृत है। चोका हातू का यह स्थल लगभग 2500 साल पुराना मुंडाओं का हड़गड़ी, हड़गड़ी किसको कहते हैं, शवों को दफनाने की प्रक्रिया को हड़गड़ी कहते हैं, तो ये एक हड़गड़ी स्थल है। ऐसी मान्यता है कि मुंडा हजारों साल से यहाँ अपने पूर्वजों को गाड़ते आ रहे हैं। मेगालिथ को ही मुंडारी भाषा में सासनदिरी कहते हैं। कर्नल E.T. डाल्टन ने वर्ष 1873 ईस्वी में मेगालिथिक साइट पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में एक लेख लिखा था, जिसमें यहाँ 7300 पत्थर गड़े हुए बताए गए थे। इसके बाद है नामकुम रांची। नामकुम से क्या क्या मिला है, बाण के फलक, तांबे के कंगना मतलब कंगन और लोहे के औजार मिले हैं। बूढ़ाडीह तमाड़ रांची से नौपाषाण युगीन सुंदर कुल्हाड़ी मिला है। खुखरागढ़ बेड़ो रांची लोहरदगा मार्ग से, यहाँ बेड़ो रांची लोहरदगा मार्ग अंतर्गत अवस्थित एक विस्तृत पुरातात्विक टीला है। यह झारखंड के नागवंशी शासकों का उत्तर मध्यकाल के दौरान शासन का केंद्र रहा था। अब आगे बढ़ा जाए। उत्खनन से प्राप्त पुरा अवशेष व ईंटों की संरचनाएं 13वीं से 17वीं शताब्दी की हैं। इस स्थल से युद्ध सामग्रियां जैसे कि वानाग्र एवं भाले के सींग, मानव एवं पशु की मृण मूर्तियां, अधि बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित मनके एवं बड़ी संख्या में सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मृदभांड अपनी शैलीगत एवं प्रकारात्मक विविधताओं के कारण विशेष महत्व के हैं। अब है मुरुद खूंटी, तांबे की सिकड़ी यानी जो गले में चैन पहनते ना वो, और कांसे की अंगूठी मिला है मुरुद खूंटी से। दरगामा खूंटी से ताम्रपाषाण कालीन गांव मिला है। लोहरदगा से कांसे का प्याला जो कि प्रागैतिहासिक कालीन का बताया गया है। लोहरदगा से गणेश और पंचमुखी ब्रह्म मिला है। बसिया गुमला से तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का सेल्ट, तांबे एवं लोहे की आरी मिली है। रामगढ़ दुमका बाउडिया मध्य विद्यालय परिसर में चांदी के सिक्के मिले हैं। साहिबगंज से शिवलिंग, स्तंभ अवशेष, स्थापत्य अवशेष मिला है। बारोडीह सिंहभूम वर्तमान सरायकेला खरसावां पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके एवं पाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े सोन एवं संजय नदी के संगम से मिला है। आगे है चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम। नवपाषाण कालीन चाकूनुमा धारदार पत्थर चाईबासा चक्रधरपुर निकट संजय नदी घाटी पर। बुरहादी बुर्जू चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम से नवपाषाण कालीन पत्थर के सेल्ट, कुदाल, छेनी, चाकू, पॉलिशदार छेनी मिला है। छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र से आदि मानव के निवास संबंधी साक्ष्य मिले हैं। बनगारा जो पूर्वी सिंहभूम का भाग है, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर, पत्थर के मनके, पाषाण युगीन मृदभांड के अवशेष यहाँ से मिले हैं। बानाघाट पूर्वी सिंहभूम से नवपाषाण कालीन पत्थर, काले रंग का मृदभांड मिला है। ढालभूम पूर्वी सिंहभूम से स्तूप, शांतिनाथ, यक्ष यक्षी यहाँ से प्राप्त हुआ है। गोहियापाल बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम, इसके बारे में पढ़िए, थोड़ा ज़्यादा जानकारी दिया है तो एक बार में ये याद हो जाएगा। फिर इस स्थान से वर्ष 2002 से 2003 में खुदाई के दौरान 7 सांस्कृतिक कालखंडों के अस्तित्व प्रकाश में आए थे। ये सांस्कृतिक कालखंड पुरापाषाण कालीन, नवपाषाण, ताम्रपाषाण कालीन, प्रारंभिक लौह युगीन, प्रारंभिक ऐतिहासिक कालीन जिसमें शुंग कुषाण कालीन, गुप्त गुप्तोत्तर कालीन तथा पाल सेन कालीन है। इस पुरास्थल की सांस्कृतिक यात्रा कम से कम 5000 वर्ष पुरानी है। जहाँ तहाँ ब्रैकेट लगाया हुआ है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं, जहाँ नहीं है वहाँ लगा दिया गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत बुक में और सुधार का ज़रूरत है, हो जाएगा धीरे धीरे। इस स्थल से बड़ी संख्या में लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ बड़ी मात्रा में लौह अयस्क एवं स्लैग्स भी प्राप्त हुए हैं। यह इस बात का संकेतक है कि प्राचीन काल में गोहियापाल लौह उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र रहा था। इस स्थल से मानव, पशु एवं पक्षियों की मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा दीयों को रखने के लिए निर्मित स्टैंड में कई औषक विविधताएँ देखी गई हैं।
जो विभिन्न कालों में प्रचलित रही हैं। प्रस्तर निर्मित मूर्ति का एक सांचा, मिट्टी की बनी एक मुद्रा, एक पूरा कुशान का सिक्का, एक अद्भुत मृण मूर्ति का मानव, शीर्ष पक्षी के आकार का दिया, मृण निर्मित शिवलिंग आदि गोहियापाल से प्राप्त पुरा अवशेषों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गोहियापाल, बहरागोड़ा, पूर्वी सिंहभूम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहरागोड़ा, पूर्वी सिंहभूम, ध्यान मुद्रा की मूर्तियाँ मिली हैं। ऋषभनाथ, खुखड़ी, जैन तीर्थंकर, महावीर और चंद्रभाग। लोकगढ़ी, सरायकेला, कब्रगाह के अवशेष में तांबे के आभूषण एवं पत्थर के मनके मिले हैं। ईचागढ़, सरायकेला, खरसावां से कल्कि अवतार, यक्ष, यक्षी, उमा महेश्वर, नृत्य गणेश, सूर्य, विष्णु कर्म अवतार, पार्वती, महिषासुर मर्दनी, बौद्ध, देवी तारा, सिंह वाहिनी, दुर्गा, स्थापत्य अवशेष यहाँ से मिला है। चांडिल, सरायकेला खरसावां से सिंह वाहिनी। अब आप इसको देखिए, यहाँ ये अच्छा काम है। आप भी एक मैप ले आइए और धीरे धीरे लिख लिख के भरिए, याद हो जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो हम हजारीबाग को मान के चलते हैं। तो यहाँ बौद्ध मठ में बुद्ध की चित्रकारी, तांबे के 49 खानों के अवशेष, पत्थर के खंड पर निर्मित चित्र, पाषाणकालीन मूर्तियाँ, कुठार, खुरचनी, गुलाबी पलुआ पत्थर, ये आपको हजारीबाग से मिला। ठीक है। फिर चतरा वाला देखिए, कुंदा का किला, मुगलकालीन, मध्यकालीन दुर्ग, हिंदू, जैन व बौद्ध से संबंधित मूर्तियाँ और इटखोरी अभिलेख। यहाँ गढ़वा से क्या क्या मिला, गढ़वालों का शिलालेख और भवनाथपुर गुफा आखेट चित्र। ठीक है, ये याद रखना है। इधर गिरिडीह से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ, पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, आगे बढ़िए और इधर चलिए। इसी टाइप से आप भी एक मैप ले आइए, 2-3 रुपये में मिलता है और इसको भरिएगा तो बहुत जल्दी याद होगा। धनबाद, झरिया से कुल्हाड़ी व भाला। बोकारो देखिए है हस्तकुठार। रांची का बांध के फलक, तांबे के कंगन, लोहे के औजार। ठीक है, इधर लोहरदगा से कांसे का प्याला मिला है। गुमला से हापा मुनि मंदिर, तांबे की कुल्हाड़ी। खूंटी से तांबे की सिकड़ी, चैन, कांसे की अंगूठी, ये सब मिला है। बाकी आप अपने से इसको एक मैप में भरिए और याद कीजिए। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा सुस्त लगेगा आपको वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको कवर कर लीजिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। बाकी चैप्टर्स को भी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग एक दिन में एक वीडियो देख लेते हैं और दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि एक और वीडियो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।